गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज अपना ये लेक्चर नंबर 3 है ना। और लेक्चर नंबर 3 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वही जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज अपन डिस्कस कर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। कल ही मैंने आपको बताया था, कल वीबीटी बता दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और मुझे उम्मीद है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी घर पे, है ना। सारे क्वेश्चन आप लोगों से बने होंगे, है ना। उसमें डायमेट्रिक पैरामेट्रिक किस टाइप से होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है √n+2bm होता है ना। n की वैल्यू 0 होने पर क्या होता है म्यू का मान, तो म्यू का मान कितना होता है 0 होता है। n का मान 1 होने पर कितना होता है 1.73 होता है। n का मान 2 होने पर म्यू का मान कितना होता है तो 2.78 होता है। n का मान 3 होने पर म्यू का मान कितना होता है बेटा, तो म्यू का मान होता है 3.84 होता है। n का मान 4 होने पर कितना होता था, तो n का मान 4 होने पर म्यू का मान होता है 4.90 होता है ना। एंड n का मान 5 होने पर कितना होता है तो 5.92 bm होता है। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा। और आपसे पूरे क्वेश्चन बने होंगे आप लोगों से, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लिखो एक क्वेश्चन वीबीटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ लिखो बेटा उसमें लिखो mn cn होल 6 4 माइनस n। शायद ये आपसे क्वेश्चन नहीं बना, ये शायद आपसे क्वेश्चन कराया था कि आपको mn cn लिखो mn cn होल 6 4 माइनस n, है ना। होल 6 4 माइनस n। अब देखो बेटा यहाँ पे सेंट्रल एटम के रूप की बात करते हैं, तो सेंट्रल एटम के रूप में कौन है बेटा, यहाँ पे मैग्नीज है। कौन है यहाँ पे, मैग्नीज है। मैग्नीज के एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम के रूप में मैग्नीज है। लिगेंड के रूप में कौन है, साइनो है। और कितने लिगेंड यहाँ पे 6 लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 6 होगी, तो x - 6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है। ऑर्गन कितना होता है 18, है ना। 3d5 एंड 4s2 होता है। ठीक है, तो मैग्नीज के ऊपर जो चार्ज होगा बेटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑर्गन 18, है ना। 3d5 एंड 4s 0, 3d5 एंड 4s 0। अब d में जो कक्षक होते हैं बेटा कितने होते हैं 1 2 3 4 5, है ना। ये 5d कक्षक हो गए, ये 4s हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 4p हो गया। ठीक है, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p हो गया। ठीक है, अब p में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बेटा, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, है ना। सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो Cn होता है कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी बेटा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डी में कक्षक की बात करते हैं, तो डी में कितने कक्षक 5 कक्षक 1 2 3 4 5, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, है ना। और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4d हो जाएगा, ये 4d, है ना। ये हो गया 4d, इधर भी क्या हो गया बेटा ये 4d कक्षक हो गया, है ना। 4d कक्षक हो गया। अब देखो यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा अनपेयर्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, है ना। ये 5 5 का ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने यहाँ पे, तो 6 है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे क्या कौन सा बन गया d2sp3 बन गया। क्या बन गया d2sp3। इनर डी या आउटर डी, तो इनर डी ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, n की वैल्यू कितनी बेटा, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी, n की वैल्यू 1 है, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1.73 bm हो जाएगी। ठीक है, डायमेट्रिक या पैरामेट्रिक, तो ये हो जाएगा पैरामेट्रिक हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा पैरामेट्रिक, और ये कैसा होगा कलर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी फास्ट, है ना। हाँ ओके, हाँ नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हेडिंग लो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जल्दी, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे कहते हैं CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, है ना। CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT, है ना। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, है ना। लिखो इसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में जनरली होता क्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में, तो इस सिद्धांत के अनुसार संक्रमण धातु संकुलों में संक्रमण धातु संकुलों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, संक्रमण धातु संकुलों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, संक्रमण धातु संकुलों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को दर्शाता है। यह सिद्धांत संक्रमण धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को दर्शाता है।
संक्रमण धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को दर्शाता है। इन दिस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो यहाँ पे होता क्या बेटा, जनरली होता क्या यहाँ पे कि आपको पता है कि जो डी कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। अब देखो डी कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखो ये डी कक्षक 5, 1 2 3 4 5, है ना। पहले नंबर में क्या होता है डी एक्स वाई, दूसरे नंबर में क्या होता है डी वाई जेड, डी वाई जेड, फिर होता है डी जेड एक्स, फिर होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन होता है डी जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। अब ये 5 कक्षकों को जब लिगेंड के कॉन्स्ट्रक्ट में लाया जाता है, स्प्लिटिंग जब क्षेत्र फील्ड में लाया जाता है, तो देखो ये सबसे पहले इस लिगेंड को कहाँ पे लाया जाता है, तो स्प्लिटिंग क्षेत्र में, है ना। 1 2 सॉरी इस ऑर्बिटल्स को 1 2 3 1 2 3 4 5, है ना। तो ये डी कक्षक है, तो इसको कहते हैं डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डी जनरेट, है ना, ऑर्बिटल्स कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी जनरेट ऑर्बिटल्स डी डी ट्रांजिशन कहते हैं। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, डी डी ट्रांजिशन डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है, तो ऊपर की ओर कितने ऑर्बिटल जाते हैं, तो ऊपर की ओर 2 कक्षक जाते हैं, और नीचे की ओर कितने बेटा यहाँ पे, तो 3 कक्षक जाते हैं, ठीक है। उससे कहते हैं ऊपर वाले को कहते हैं अपन ईजी कहते हैं, एंड नीचे वाले को कहते हैं अपन T2G कहते हैं। क्या कहते हैं, T2G। T2G की एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, एंड EG की एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है, याद रखना, है ना। यहाँ पे कौन कौन होता है, तो यहाँ पे होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और कौन होता है डी जेड स्क्वायर होता है। यहाँ पे कौन होता है बेटा, यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन होता है डी एक्स वाई, सेकंड नंबर पे कौन होता है डी वाई जेड, और थर्ड नंबर पे कौन होता है डी जेड एक्स होता है। कौन होता है, डी जेड एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ये पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है कि इसके बीच की जो लेंथ होती है, इसके बीच का जो एनर्जी लेवल होता है उसको कहते हैं डेल्टा ओ कहते हैं, और डेल्टा ओ को कहते हैं CFSE होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये होता है, ठीक है। डेल्टा ओ क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे 2 केस होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल के लिए होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होता है बेटा, देखो यहाँ पे 2 लेवल होते हैं, एक एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच में होता है, और एक एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना। तो जो ऊपर वाला होता है, जहाँ पे सेंट्रल मतलब जो मिडिल लाइन होती है, मिडिल लाइन से अपर साइड में कौन होता है, ऊपर साइड में कौन होता है, इजी होता है। तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, ठीक है, तो इजी के बीच की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, प्लस 0.6 होती है। कितनी होती है, प्लस 0.6 होती है, प्लस 0.6 होती है। और इधर नीचे वाले की कितनी होती है, माइनस 0.4 होती है ना, याद रखना, माइनस 0.4, ठीक है। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होती है, प्लस 0.6 है, और नीचे वाले की होती है माइनस 0.4 होती है। ये किसके लिए होती है, तो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इतनी वैल्यू होती है ना, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, याद रखना, 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी होती है, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कितनी होती है, 6 होती है ना, याद रखना। तो जब डी कक्षक किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के मध्य आता है, ठीक है, जब डी कक्षक किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के मध्य आता है, स्प्लिटिंग क्षेत्र में जाता है, तो 2 क्षेत्र में डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है, पहला होता है T2G, और सेकंड नंबर पे होता है EG। T2G की एनर्जी कैसी होती है, लो होती है, एंड EG की एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है, याद रखना। हो गया क्लियर। जस्ट इसी के अपोजिट होता है, अपोजिट में क्या होता है, तो यहाँ पे ये किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के होता है। और टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स आता है ना, कौन आता है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ पे कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ये होता है स्टेप फर्स्ट, ये होता है स्टेप सेकेंड, एंड ये होता है स्टेप थर्ड होता है, ठीक है, याद रखना। किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब यही बात किसके लिए, अपन टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, टेट्राहाइड्रल, है ना। तो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 हो गई, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये भी कितने पार्ट, ये भी सबसे पहले कहाँ पे जाता है, एक स्प्लिटिंग फील्ड में जाता है ना, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। कैसे 2 पार्ट्स में, ऊपर साइड में कितने कक्षक, 3 कक्षक, एंड नीचे साइड में कितने कक्षक, 2 कक्षक, ठीक है। ऊपर की ओर होता है T2G, एंड नीचे की ओर हो जाता है EG। किसमें होता है, ये टेट्राहेड्रल में होता है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है,
आई बात समझ में? जस्ट इसका अपोजिट होता तो ऊपर की ओर कितने कक्षक, 3 कक्षक, एंड नीचे की ओर कितने कक्षक होते हैं, 2 कक्षक। तो देखो एक एनर्जी लेवल ये होता है और एक एनर्जी लेवल ये होता है, और इनके बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं डेल्टा टी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा ओ, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है और एक किसके लिए होता है, टेट्राहेड्रल के लिए होता है। इसको भी किस नाम से जाना था, CFSE के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हो गया क्लियर? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहां पे जो वैल्यू होती है बेटा, ऊपर वाली की जो वैल्यू होती है प्लस 0.4 होती है। कितनी होती है, प्लस 0.4 होती है, और नीचे वाली की होती है माइनस 0.6 होती है। कितनी होती है, माइनस 0.6। क्लियर? ये भी कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा, 3 स्टेप में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नोट डाउन करो जल्दी, फास्ट। है ना? तो क्वाड्रेटिक नंबर 6 है एंड क्वाड्रेटिक नंबर 4। क्वाड्रेटिक नंबर 6 में जो जियोमेट्री होती है कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, एंड क्वाड्रेटिक नंबर 4 में कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक नंबर 6 में सबसे पहले डी कक्षक कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। है ना? पहले नंबर पे T2G होता है, सेकंड नंबर पे EG होता है। ठीक है, दोनों में जो गैप होता है उसको कहते हैं डेल्टा, कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, अब अपर साइड की बात करते हैं तो वहां पे जो वैल्यू होती है प्लस 0.6 होती है, एंड लोअर साइड में होती है माइनस 0.4 होती है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है, कौन होता है, टेट्राहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल के लिए में जो डिवाइड होता है, जो डी ऑर्बिटल्स डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, ऊपर की ओर T2G और नीचे की ओर EG, जिसमें 2 कक्षक होते हैं, dx² y² एंड dz² होता है। ऊपर की ओर कौन होता है, dxy dyz एंड dzx। ऊपर वाले की जो वैल्यू होती है प्लस 0.4 और नीचे वाली की होती है माइनस 0.6 होती है। ठीक है, माइनस 0.6। है ना? एक चीज और बताना चाह रहा हूं, कल मैंने आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया था बेटा, याद करो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। है ना? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि एक वीकर लिगेंड होता है, दूसरा होता है स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है। जैसे बात करते हैं, सबसे वीकर होता है I- आयन होता है, उससे अधिक कौन होता है, Br- होता है, उससे अधिक कौन होता है, Cl- होता है, सबसे अधिक कौन होता है, F- होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है CO होता है, CO से कम कौन होता है, Cn होता है, फिर कौन होता है, NO2 होता है, कौन होता है, NO2, फिर कौन होता है, NH3 होता है। ठीक है, तो जितने स्ट्रॉन्गर लिगेंड होते हैं वो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, अगर ये डी ऑर्बिटल्स है ना, अगर डी जो कक्षक होता है, अगर डी कक्षक किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कांटेक्ट में आता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, पेयरिंग होती है। जैसे बात करते हैं, अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इंटर करवाना है ना, कितने इलेक्ट्रॉन इंटर करवाना, 4 इलेक्ट्रॉन इंटर करवाना, तो कैसे 4 इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, 1 2 3। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहाँ पे पेयरिंग होगी। अगर वीकर लिगेंड रहा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, सीधे इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 3 के बाद 4th यहां पे जाएगा। ये वीकर लिगेंड में होता है। वीकर जो लिगेंड होता है वो हुंड के नियम का पालन नहीं करता, और जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है वो हुंड के नियम का पालन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाता है। आई बात समझ में? अरे बोलो, हो गया क्लियर? है ना? जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाता है, और जो वीकर लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवाता। ये वीवीटी में भी मैंने आपको बताया हूं। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, जो हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं इसके 2 केस पर आते हैं कि इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो इसमें आपको CFSE फाइंड आउट करना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है ना? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, उसमें 2 केस होते हैं, एक होता है ऑक्टाहाइड्रल के लिए होता है और दूसरा होता है टेट्राहाइड्रल के लिए होता है। तो लिखो केस नंबर फर्स्ट फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, लिखो केस नंबर फर्स्ट फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, जल्दी ध्यान दो, है ना? केस नंबर फर्स्ट ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पे क्वाड्रेटिक नंबर कितनी होती है बेटा, 6 होती है। तो फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, क्वाड्रेटिक नंबर कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो यहां पे होता है CFSE, केस नंबर फर्स्ट CFSE, लिखो CFSE इज इक्वल टू, CFSE इज इक्वल टू, है ना, CFSE इज इक्वल टू, लिखो CFSE इज इक्वल टू माइनस 0.4, है ना, CFSE इज इक्वल टू माइनस 0.4 एन T2G, है ना, प्लस 0.6 NEG, है ना, ब्रैकेट क्लोज, है ना, और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, डेल्टा O, क्या हो जाएगा, डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी, प्लस पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये किसके लिए होता है, तो ये होता है फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक नंबर 6 के लिए, फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अब सही सेकंड केस होता है क्वाड्रेटिक नंबर 4, किसके लिए, टेट्राहाइड्रल के लिए,
टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का केस क्या होता है, केस नंबर सेकंड है ना, CFSE इज इक्वल टू, लिखो CFSE इज इक्वल टू माइनस 0.6 NEG प्लस 0.4 NT2G, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी, है ना, जल्दी नोट करो, है ना। हाँ, यहां पे किसके लिए होता है, ये ऑक्टेट्रल के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, टेट्राहेड्रल के लिए होता है, ठीक है। हाँ, वेयर NT2G, लिखो वेयर NT2G, जहां NT2G, तो NT2G लिखना T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिखो T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स। सेकंड होता है वेयर NEG, इसे कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल्स, मतलब EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको इसी बेस पर आपको सॉल्व करना है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन, लिखो पहला क्वेश्चन है Na4 FeCN होल 6। पहला क्वेश्चन है Na4 FeCN होल 6, और दूसरा इसी में है Na4 FeF6, Na4 FeF6। ये दो कंपाउंड्स दिए है ना, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है CFSE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या दिया, Na4 FeCN होल 6, और दूसरा दिया Na4 FeF6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल कैटायन के रूप में कौन है बेटा, तो सिंपल कैटायन के रूप में यहाँ पे सोडियम है, यहाँ भी कौन है, सोडियम है। CMI के रूप में कौन है, आयरन है, यहाँ भी कौन है, आयरन है। लिगेंड के फॉर्म में कौन है यहाँ पे, CN, कैसा लिगेंड है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये कैसा लिगेंड है यहाँ पे, वीकर लिगेंड है। ये डिफरेंट है, क्लियर, ये डिफरेंट ये है कि एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, दूसरा वीकर लिगेंड है। अब आप कैसे पहचानोगे स्ट्रॉन्गर लिगेंड में क्या होगा, वीकर लिगेंड में क्या होगा। तो जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन की करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, और जो वीकर लिगेंड होगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाएगा। सबसे पहले अपन ऑक्सीजन संबंध निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, 4 + x - 6 = 0 एंड x = कितना हो जाएगा, +2। देखो 4 + x - 6 = 0 एंड x = +2। यहां पे क्या हो जाएगा, 4 + x - 6 = 0, x = +2। ये +2 हो गया +2। अरे बोलो +2 है, यस सर +2 है, ये +2, यहां पे +2 है, यहां पे +2। अब यहां पे देखो आयरन का टर्म में कितना होता है, 20, आयरन के ऊपर चार्ज कितना होता है, Fe2+ आयन, यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना होगा, Fe2+ आयन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, इसका भी कितना होता है, 26। ऑर्गन कितना होता है, 18, ऑर्गन 18, है ना, 3d6 एंड 4s2। यहाँ पे क्या होता है, 3d6 एंड 4s2। लेकिन यहाँ पे 2+ चार्ज है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकल जाएंगे, 4s से, और यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 4s से। तो बचेगा क्या, 3d6 4s0, एंड यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 3d6 4s0, है ना, 3d6 4s0, 3d6 4s0। अब आई बात यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात है, तो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है बेटा, कैसा लिगेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ पे कैसा लिगेंड है, यहाँ पे वीक लिगेंड है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे करवाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने कक्षकों में, 2, ऊपर की ओर EG एंड नीचे की ओर क्या बेटा, यहाँ पे T2G, 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, EG एंड नीचे की ओर क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2G हो जाएगा, T2G किसके लिए, ऊपर वाले उधर वाले केस के लिए। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, और कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे, किसमें, CN, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और वीक लिगेंड में F6 में कैसे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे, ओके। ऊपर वाला EG, नीचे वाला T2G, ये T2G और ऊपर वाला EG। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे तो NT2G में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, तो NT2G में 6 इलेक्ट्रॉन
है 6 इलेक्ट्रॉन, एंड T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंड EG में किस इलेक्ट्रॉन है तो 0 इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी देखो एंड T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एंड EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप वैल्यू रख दो, यहां पे बस इसमें वैल्यू रखनी है कि यहां पे T2G की वैल्यू किसके लिए, Na4FeCN6 के लिए T2G की वैल्यू कितने रखोगे 6, एंड EG की वैल्यू कितने रखोगे 0, तो ये पूरा हो गया 0 और माइनस 0.4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2.4, है ना। इसी तरह यहां पे भी ऐसी वैल्यू रखनी है यहां पे। क्या बता सकते हो आप, जल्दी बताइए आप, फास्ट। है ना। अब देखो कैसे बताएंगे, ध्यान दो। पहला Fe Na4FeCN होल 6, है ना। तो Na4FeCN होल 6 में देखो CFSE इज इक्वल टू, है ना, माइनस 0.4 इंटू T2G कितना बेटा, T2G कितना यहाँ पे 6 है, ये 6 हो गया, है ना, 6 प्लस 0.6 इंटू 0, है ना, ब्रैकेट क्लोज, डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी बेटा यहाँ पे 3 पेयर्ड एनर्जी, ये 3 पेयर्ड एनर्जी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2.4, है ना, माइनस 2.4 डेल्टा O प्लस 3 पेयर्ड एनर्जी, ये आंसर आ जाएगा इसका, 3 पेयर एनर्जी। आर यू क्लियर? ओके। नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो आ जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि किसके लिए Na4Fe F6। अब यहाँ पे देखो CFSE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो CFS इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू T2G कितना बताओ, T2G यहाँ पे कितना 4, देखो T2G 4 है, 1 2 3 4, T2G 4 हो गया, प्लस EG कितना हो जाएगा, तो EG कितना हो 0.6 इंटू कितना होगा 2, है ना, ये डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी यहाँ पे 1, तो 1 पेयर्ड एनर्जी है, 1 पेयर्ड एनर्जी, एक पेयर्ड है यहाँ पे 1 पेयर्ड एनर्जी, तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा तो कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा कितनी होगी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस पेयर्ड एनर्जी। ये इसका आंसर, कितना प्यारा आंसर देखो, ये ऊपर वाला किसके लिए है CN6 के लिए, और नीचे वाला किसके लिए F6 के लिए। किसी कोई डाउट आपको? नो डाउट्स, ऐसे क्वेश्चन आते CFSE में, है ना। ये 2 फॉर्मूले याद रखना, और यही 2 फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। ओके, ये होता CFSE। तो CFSE में डी कक्षा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में, एक होता है T2G, दूसरा होता है EG। T2G कैसा होता है, नॉन एक्सियल होता है, मतलब दोनों अक्षों के मध्य होता है, एंड जो EG होता है वो एक्सियल होता है ना, मतलब अक्षों में होता है। हो गया? ओके। नेक्स्ट, यदि कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी। जल्दी पूछो, कोई डाउट्स? नो डाउट्स, है ना। लेकिन डिपेंड करता है बेटा, ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेगा, अगर वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसी में कलर प्रॉपर्टीज, हेडिंग लो कलर प्रॉपर्टीज, जल्दी कलर प्रॉपर्टीज, है ना। कलर प्रॉपर्टीज, रंग गुणधर्म, कलर प्रॉपर्टीज रंग गुणधर्म, कलर प्रॉपर्टीज रंग गुणधर्म, है ना। कलर प्रॉपर्टीज रंग गुणधर्म, जल्दी देखो कलर प्रॉपर्टीज। तो जो संकुलों में जो रंग का कारण होता है डीडी संक्रमण का होता है, डीडी संक्रमण के कारण कलर प्रदर्शित होते हैं, किसी कारण डीडी संक्रमण के कारण। तो रीजन लिख लो, जो कलर प्रॉपर्टीज होती है किसके कारण होती है, तो लिखना रीजन, लिखना रीजन क्या होता है कि फॉर कलर इन कॉम्प्लेक्सेस इन ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, फॉर कलर इन कॉम्प्लेक्सेस, है ना, फॉर कलर इन कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। अब वो कैसे होता है देखो, आपको भी बताया था कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन कक्षक होते हैं, 3 होते हैं, एंड EG में कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं। T2G में 3, EG में 2, यहाँ पे भी T2G है और ऊपर की ओर क्या है बेटा, यहाँ पे EG है ना। ये हो गया EG और ये हो गया
T2G, ये हो गया T2G एंड ये हो गया Ag हो गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन T2G में प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन जब T2G में प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करके जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करता है तो इसी को कहते हैं डी ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ट्रांजिशन कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करना ही डी ट्रांजिशन कहलाता है, डी संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? डी संक्रमण कहलाता है, याद रखना, डी संक्रमण कहलाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करता है तो एक विजिबल रे को एब्जॉर्ब करता है और कुछ उसमें से किसी 7 कलर में से किसी एक कलर को एब्जॉर्ब करता है और बाकी 6 कलर को क्या करता है? रिलीज करता है। और वही 6 कलर आपस में कंबाइन होकर के एक कलर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो कलर क्या होता है? संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। जिस कलर को एब्जॉर्व करता है उसका सप्लीमेंट्री होता है। आई बात समझ में? तो डी ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से जब हाई एनर्जी में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करना ही क्या कहलाता है? डी ट्रांजिशन कहलाता है। और इसी की वजह से कलर प्रॉपर्टीज बताता हो। ओके, नेक्स्ट कलर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बहुत सारे कलर प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता है विबग्योर है ना। विबग्योर में कौन होता है? वायलेट होता है। विबग्योर, ये विबग्योर, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका सप्लीमेंट्री फिर वो अलग होता है। हो गया? ओके, जैसे बात करते हैं अगर वॉयलेट की बात करते हैं तो वॉयलेट का सप्लीमेंट्री कौन होता है? येलो ग्रीन होता है। कौन होता है? येलो ग्रीन होता है ना, याद रखना। रेड का कौन होता है? तो ब्लू ग्रीन होता है। रेड का कौन होता है? तो रेड का होता है ब्लू ग्रीन होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जल्दी लिखो, है ना। अब एक एग्जांपल देखो, अब यहां पे कैसे होता है, देखो यहां पे एक मैं सप्लीमेंट्री बता देता हूं। बनाओ ऐसा एक सर्कल बनाओ, है ना, बनाओ ऐसा सर्कल। बहुत प्यारा सर्कल है बेटा, है ना। देखो ये एक लाइन ही हो गई है 1, ये 2, है ना, 2 हो गई। अब 2 लाइनें हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, तो देखो यहाँ पे 1, देखो कितना प्यारा है ना। फिर देखो ये 2, देखो इधर की ओर, है ना, ऐसा। फिर क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक लाइन इधर की ओर है और एक लाइन इधर की ओर। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे कलर होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग बॉक्स में अलग अलग कलर होते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे वायलेट होता है। कौन होता है? वायलेट होता है ना। फिर कौन होता है यहाँ पे? इंडिगो होता है। कौन होता है? इंडिगो होता है ना, इंडिगो पहले नंबर पे होता है। वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर होता है ब्लू एंड ग्रीन होता है। ब्लू ग्रीन होता है। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन होता है। फिर कौन होता है बेटा? ग्रीन होता है, ये ग्रीन होता है। फिर होता है येलो ऑरेंज होता है, येलो ऑरेंज। कैसा होता है? येलो ऑरेंज होता है। फिर होता है येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है। कैसा होता है? ऑरेंज होता है। फिर रेड होता है और एंड होता है। फिर कौन होता है? पी होता है। पी बोले तो पर्पल। ठीक है, याद रखना। अब देखो सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, तो देखो इस रेड, देखो ये रेड, देखो ये रेड, तो रेड का संपूरक कौन है? तो रेड का संपूरक, देखो ये रेड का संपूरक, ये रेड का संपूरक कौन है? तो इस रेड का संपूरक है ब्लू ग्रीन है। कौन है? ब्लू ग्रीन है। तो ऐसे सप्लीमेंट्री देखते हैं। क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन में जो कंपाउंड देंगे उसका कलर देंगे, उसका आपको ये बताया जाएगा कि इसका मतलब जब उत्पन्न होने पर जो कलर बनेगा, कलर का जो फॉर्मेशन होगा वो कलर कैसा होगा। अगर रेड एब्जॉर्ब करेगा तो रिलीज किसको करेगा? ब्लू ग्रीन को रिलीज करेगा। अगर वो वायलेट एब्जॉर्ब करेगा तो किसको रिलीज करेगा? वो येलो ग्रीन को रिलीज करेगा। ये इसका संपूरक होता है। देखो ये ऐसा। आई बात समझ? कोई डाउट? नो डाउट। ओके, नोट करो, जल्दी नोट करो, है ना। तो जो कलर प्रॉपर्टीज होती है किसकी वजह से होती है? डी ट्रांजिशन की वजह से होती है। किसकी वजह से? डी ट्रांजिशन की वजह से, है ना, डी संक्रमण की वजह से। किसी कोई डाउट? नो डाउट, है ना। कलर प्रॉपर्टी से डी ट्रांजिशन की वजह से होती है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करता है तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे बात करते हैं एनर्जी की बात करते हैं, कुछ कलर को भी एब्जॉर्ब करता है। जैसे विजिबल रे को एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें से किसी विजिबल रे में से 7 कलर होते हैं, 7 कलर में से किसी एक कलर को एब्जॉर्ब करता है, बाकी 6 कलर को रिलीज करता है। और वही 6 कलर आपस में कंबाइन होकर के नए कलर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो किसको रिप्रेजेंट करता है? कलर को रिप्रेजेंट करता है, कलर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ये सब होता है डी ट्रांजिशन की वजह से होता है ना। ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा CFT, है ना। CFT में किसी को डाउट? नो डाउट।
अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा आइसोमेरिज्म, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेड ना लो आइसोमेरिज्म समावयवता, लिखो आइसोमेरिज्म समावयवता, जल्दी फास्ट, आइसोमेरिज्म समावयवता, आइसोमेरिज्म समावयवता, जल्दी लिखो आइसोमेरिज्म समावयवता, है ना, आइसोमेरिज्म समावयवता। है ना, आइसोमेरिज्म समावयवता, आइसोमेरिज्म समावयवता, जल्दी लिखो समावयवता, आइसोमेरिज्म समावयवता, है ना, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म समावयवता। तो समावयवता होती क्या बेटा, तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उनकी संरचना है, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, डिफरेंट होती है, उससे कहते हैं अपन समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवी या आइसोमर्स कहते हैं। जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं अपन आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, और पूरी प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। तो जनरली जो आइसोमेरिज्म होती है बेटा 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट नंबर पे होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड नंबर पे होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना, त्रिविम समावयवता, संरचनात्मक समावयवता एंड त्रिविम समावयवता। जो संरचनात्मक समावयवता होती है इसमें 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, आयनन समावयवता। सेकंड नंबर पे होता है आयनन समावयवता के बाद क्या होती है यहाँ पे, हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड नंबर पे होता है हाइड्रेट के बाद होता है लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और फिर फोर्थ नंबर पे होता है लिंकेज या लिगेंड, हाँ लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर फोर्थ नंबर पे होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। हैंडराइटिंग बेटा थोड़ा, है ना, हैंडराइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है ना, मैं बोल दे रहा हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट नंबर पे आयनन समावयवता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड नंबर पे होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समावयवता। फिर होती है लिंकेज बंधन समावयवता, फिर होती है कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजन समावयवता होती है ना। इसके भी कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सेकंड नंबर पे होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हो गया क्लियर, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो हेडिंग डालो बेटा, सबसे पहले आयनन समावयवता, है ना, आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, है ना, आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट आयन होते हैं। लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड डिफरेंट आयन, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड डिफरेंट आयन। लिखो जल्दी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड डिफरेंट आयन, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड डिफरेंट क्या होते हैं, आयन। जैसे फॉर एग्जांपल CO NH3 होल 4 Br2 SO4, CO NH3 होल 4 Br2 SO4। अब इसमें देखो यहाँ पे पहला कंपाउंड क्या बनेगा, बड़े कोष्ठक के अंदर CO, फिर क्या हो जाएगा NH3 होल 4, है ना, CO NH3 होल 4 एंड Br2, और यहाँ पे हो गया बेटा SO4। तो यहाँ पे आयन के फॉर्म में कौन है, यहाँ पे SO4 है। कौन यहाँ पे, SO4 है। सेकंड कंपाउंड क्या बन सकता है, CONH3 होल 4, और यहाँ पे हो जाएगा SO4, और यहाँ पे हो जाएगा Br2, और यहाँ पे आयन के रूप में कौन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ऊपर की ओर सल्फेट और नीचे की ओर ब्रोमीन। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे भी CO है, यहाँ पे भी CO, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे भी Br2 है, यहाँ पे Br2, यहाँ पे भी SO4, यहाँ पे भी SO4। लेकिन डिफरेंट ये है कि बड़े कोष्ठक के बाहर जो होता है वो आयन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आयन के फॉर्म में कौन है, सल्फेट है, और यहाँ पे आयन के फॉर्म में कौन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, Br2। कोई डाउट, नो डाउट, ओके। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका जो कलर होता है बेटा रेड वायलेट होता है, इसका कलर होता है रेड होता है। नोट डाउन कर लो इसको, है ना। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है रेड वायलेट होता है, और नीचे वाले का होता है रेड होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट, रेड होता है ना। सेकेंड होता है बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। लिखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जल्दी लिखो हाइड्रेट
आइसोमेरिज्म, है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो जहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर। वाटर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मतलब जल के अणुओं की संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है ना। किसमें? हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में, है ना। अणु से तो समान होते हैं लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं कैसे होते हैं बेटा? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। किसमें? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे बात करते हैं CrCl3.6H2O, CrCl3.6H2O। अब देखो यहां पे कितने आयन बन सकते हैं? देखो फर्स्ट नंबर पे क्या बनेगा यहां पे? तो देखो यहां पे Cr है, Cr H2O होल 6 और ये हो जाएगा Cl3। बड़े कोष्ठक के अंदर कितने आयन यहाँ पे? 6 आयन यहाँ पे। किसके? सॉरी, कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल। किसके? वाटर के। सेकंड में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सेकंड में देखो Cr H2O होल 5Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl2.H2O। तो कितने हो गए यहाँ पे? 5 हो गए। थर्ड में क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो Cr, ठीक है, क्या हो जाएगा? H2O होल 4, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O होल 4 Cl2, इधर क्या हो जाएगा? Cl.2H2O। इसके अलावा कुछ बन सकता है? तो इसके अलावा नहीं बन पाएगा। कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। बोलो, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो कितने आयन हो सकते हैं यहाँ पे? 3 आयन हो सकते हैं। अरे हो रहे 3 आयन यहाँ पे कि 4 आयन बन सकते हैं? तो नहीं सर, यहाँ पे 3 ही आयन बन सकते हैं। दूसरा का आयन ये नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? तो दूसरा आयन ये क्या नहीं बन सकता? यहाँ पे 3, तो तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर नहीं आ सकते, है ना। तो यहां पे अगर किसी ने पूछा कि कंडक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? तो जिसमें नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो नंबर ऑफ आयन यहां पे कितने? 3 + 1, ये पूरा 1 होता है। लार्ज कोष्ठक के अंदर जितना भी कंपाउंड पूरा 1 होता है। तो 3 + 1 = 4 और यहां पे 2 + 1 = 3 एंड 1 + 1 = 2। तो 4 3 2। तो कंडक्टिविटी ऑर्डर इज इक्वल टू सबसे ज्यादा A, उससे कम B और उससे कम C होता है। मतलब सबसे ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा करंट पास कहां पे होगा? A में होगा, उसके बाद B में, उसके बाद C में। हो गया क्लियर? अरे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? बोलो 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 बोलो। ओके, समझो, सॉल्व करो आप। ओके, नेक्स्ट हाइड्रेट के बाद नेक्स्ट लिखना बेटा, हाइड्रेट के बाद जो सेकंड आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट के बाद है वो है, तो सेकंड है बेटा कौन है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म। कितना प्यारा कंपाउंड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है। कोई प्रेजेंट होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड का होता है कि जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु लोन पेयर डोनेट करता है, उसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, उभय तंतुक लिगेंड कहते हैं। याद करो, उभय तंतुक लिगेंड, है ना। क्या कहते हैं? उभय तंतुक लिगेंड कहते हैं। बोलो, उभय तंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय तंतुक लिगेंड कहते हैं। याद रखना, उभय तंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, एक होता है उभय तंतुक लिगेंड, दो कैसे, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उसमें प्रेजेंट क्या होता है? तो उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। और एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? तो ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है, उसे कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे बात करते हैं CONH3 है ना, और यहाँ पे है SO4। अब डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे कौन है बेटा? यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब यही सेम टू सेम CONH3ONO है ना, ONO डोनेटिंग ग्रुप कौन है? यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और यहाँ पे SO4। देखो NO2 एंड ONO, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप कौन है? नाइट्रोजन है और यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन है। इसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों में A और B में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या पे? एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। तो ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु क्या करता है बेटा? लोन पेयर डोनेट करता है, उससे कहते हैं अपन एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, जहां पे डोनेटिंग ग्रुप कौन है बेटा? यहाँ पे फर्स्ट वाले में डोनेटिंग ग्रुप, तो फर्स्ट वाले में डोनेटिंग ग्रुप कौन है? तो फर्स्ट वाले में डोनेटिंग ग्रुप है नाइट्रोजन एंड सेकंड वाले में है ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो उसको तो नाइट्रो कहते हैं और जब ऑक्सीजन डोनेट करता है उसको तो नाइट्राइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है नाइट्राइटो और ऊपर वाला नाइट्रो होता है, याद रखना, ऊपर वाला नाइट्रो और नीचे वाला नाइट्राइटो। कोई डाउट? नो डाउट। ओके, ये होता है
लिगेंड, सॉरी लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हेडल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जल्दी लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जल्दी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बेटा जल्दी लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जल्दी 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 फास्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजन समावेता। क्या कहते हैं? उप सह संयोजन समावेता, उप सह संयोजन समावेता। तो उप सह संयोजन समावेता में होता क्या है, देखो बेटा यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना, बस वहां पे लिगेंड या सीएमआई की वैल्यू, लिगेंड या सीएमआई आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटर कन्वर्जन हो जाता है। कैसे इंटर कन्वर्जन हो जाता है, देखो देखो यहाँ पे CO है ना, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, COH2O होल 6, पहला क्या है COH2O होल 6 है ना, सॉरी CONH3 होल 6 एंड CrCN होल 6, CONH3 होल 6 है ना एंड CrCN होल 6 है ना, CrCN होल 6। देखो यहाँ पे CMI के फॉर्म में कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे CMI के फॉर्म में है कोबाल्ट है, यहाँ पे CMI के फॉर्म में कौन है, यहाँ पे क्रोमियम है ना। अब यहाँ पे चेंज कैसे होता है, देखो चेंज कैसे होगा, देखो यहाँ पे CO की जगह कौन हो जाएगा Cr और ये हो जाएगा NH3 होल 6, यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे CO और यहाँ पे हो जाएगा CN होल 6 हो जाएगा, CO होल 6 है ना, CO होल 6, CO होल 6, CO होल 6 हो गया क्लियर। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये आपका क्या कंप्लीट हुआ बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। किसी को कोई डाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? अरे बोलो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में किसी को कोई डाउट, बोलते जाओ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में किसी को कोई डाउट? नो डाउट है ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेटा पहले नंबर पे होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड नंबर पे होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डालो बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जल्दी लिखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेता है ना, हिंदी में उसका कहते हैं ज्यामितीय समावेता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेता है ना, जल्दी लिखो ज्यामितीय समावेता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जल्दी लिखो बेटा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेता, जल्दी फास्ट, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता क्या होती है बेटा, तो ज्यामितीय समावेता क्या होती है, जहां इसको एक सिस ट्रांस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिस एंड ट्रांस के नाम से जाना जाता है ना, सिस ट्रांस। अब सिस क्या होता है बेटा, अगर सेम मॉलिक्यूल अगर सेम साइड में हो या सेम एटम अगर सेम साइड में हो तो सिस कहते हैं, अगर सेम एटम अगर डिफरेंट साइड में हो तो उसे कहते हैं ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं, याद रखना ट्रांस। हो गया क्लियर? सेम मॉलिक्यूल अगर सेम साइड में हो तो उसे सिस कहते हैं और सेम मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट साइड में हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस कहते हैं। किसी को बताना मत है ना, ताकि सामने वाले के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे बेटा। इसलिए आपको एक कंपटीशन है ना, और इस प्रतियोगिता में कोई किसी का सगा नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा है बेटा है ना। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान देवे आप लोग। एक एक नंबर से आपको पता ना कि रैंक कितनी आगे पीछे हो जाती है। इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले आप खुद की जय करना सीखो है ना। तो सबसे पहले होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो जो रोटेशन होता है बेटा डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? डबल बॉन्ड के सापेक्ष होता है। वो कैसे होता है देखो है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कैसा होता है देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे भी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर दोनों कार्बन के बीच में देखो, यहां पे A है, यहां पे भी A है, यहां पे B है, यहां पे B है, और यहां पे क्या हो जाएगा A, यहां पे B और यहां पे B और यहां पे A। अगर सेम मॉलिक्यूल अगर सेम साइड में हो उसे कहते हैं अपन सिस कहते हैं, और सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट साइड में हो तो उसे कहते हैं अपन ट्रांस कहते हैं। याद रखना ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। हो गया सिस एंड ट्रांस, बोलो सिस एंड ट्रांस है ना। सेम मॉलिक्यूल सेम साइड में हो उसे सिस कहते हैं, और सेम मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट साइड में हो उसे अपन ट्रांस कहते हैं। आई बस में ट्रांस कहते हैं, ओके ट्रांस कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं है ना, सिस एंड ट्रांस कहते हैं।
अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल सेम साइड में, मतलब यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम, और यहाँ पे रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो ट्रांस की ज्यादा होती है किससे, सिस से, है ना, ट्रांस की ज्यादा होती है किससे, सिस से। आई बात समझ में? जो ट्रांस की स्टेबिलिटी होती है बेटा सिस से कैसी होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, सेम सेम मॉलिक्यूल अगर पास पास में होंगे तो वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, और यहाँ पे सेम सेम मॉलिक्यूल दूर दूर है तो वहां पे रिपल्सन कम और अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्सन कैसा होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, यहाँ पे कैसा होगा, रिपल्सन कम होगा, ठीक है, याद रखना रिपल्सन कम होता है। अरे बोलो रिपल्सन कैसा होगा, कम होगा, ठीक है, याद रखना। बहुत सारे कंपाउंड्स है तो होते हैं, जैसे बात करते हैं MA4। अब MA4 देखो, MA4 देखो, ये M4 क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन, A क्या यहाँ पे लिगेंड है, तो देखो ये M है। अब यहाँ पे भी क्या याद रखना, तो यहाँ पे याद रखना कि कोएडिशन नंबर 4, कोएडिशन नंबर 4 में देखो दो हाइब्रिडेशन होते हैं, पहले नंबर पे होता है बेटा sp3 होता है और दूसरे नंबर पे होता है dsp2 होता है। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल में देखो ये M है, एक लिगेंड ये होगा, एक लिगेंड ये हो गया, एक लिगेंड ये हो गया, एक लिगेंड ये हो गया, ठीक है। ये L1 L2 L3 L4, इनकी पोजीशन कितनी चेंज कर दी जाए लेकिन इनके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ज्योमेट्रिकल असाइनमेंट को शो नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन ये नहीं बता सकते कि सिस है कि ट्रांस है, इसलिए ज्योमेट्रिकल असाइनमेंट को शो नहीं करता है। और स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर का शेप ऐसा होता है, देखो ये ऐसा होता है, ये M है, यहाँ पे ये M है, यहाँ पे L1 L2 L3 L4, तो ये बता सकते हैं अपन कि ज्योमेट्रिकल असाइनमेंट शो करता है। आई बस समझ में? बस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना, ओके। कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो कि ज्योमेट्रिकल में होता क्या और स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, याद रखना। इसी की तरह मैं इसको डिटेल ना बता करके आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है अपने पास, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक कवर करवाने हैं आपके, क्योंकि आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ है। ये जनरली मतलब मेन लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये रिवीजन के बेस पर पढ़ा रहा हूं आपको। फिर भी काफी सारी चीजें मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं कि बेटा आपको समझ में आए, ठीक है। अगर ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाए, है ना, इसलिए आप स्पीड पर ध्यान ना देवे, आप ये देखिए कि मुझे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अगर जहां प्रॉब्लम हो तो आप बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो बेटा, है ना। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको बेटा। बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के पास, क्योंकि देखो 2020 में एग्जाम नहीं होने वाला था, लेकिन वो देखो कैसे कैसे कंडक्ट हो गया है। 20 का एग्जाम 21 में, और आपको फोड़ना है, बहुत तरीके से फोड़ना है। आपके पास केवल 20 डे बचे हैं, डू एंड डाई, करो या मरो, फोड़ डालो बिल्कुल, ठीक है। आप में वो पोटेंशियल है कि आप का सिलेक्शन इजीली इस एग्जाम में हो जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। इसी में एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब किसी सिंपल लाइट को, ये सिंपल लाइट, जब किसी सिंपल लाइट को किसी निकोल प्रिज्म से पारित करते हैं, तो जो सिंपल लाइट होती है बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो जो सिंपल लाइट कन्वर्ट होती है पीपीएल में। 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब किसी सॉल्यूशन से पारित किया जाता है, ये सॉल्यूशन से, किससे, सॉल्यूशन से पारित किया जाता है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखो कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऊपर की ओर देखो, ऊपर की ओर, नीचे की ओर देखो। अगर ये प्लेन के राइट साइड में और प्लेन के लेफ्ट साइड में, अगर प्लेन के राइट साइड में अगर ये पीपीएल कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं डी फॉर्म कहते हैं, जिसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। डी फॉर्म उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अगर प्लेन के लेफ्ट साइड में कन्वर्ट होता है तो उसको एल फॉर्म लिवो रोटेटरी कहते हैं। कहते हैं लिवो रोटेटरी कहते हैं, याद रखना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी, है ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, है ना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं,
मतलब दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हुए ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। एक दूसरे पर अगर सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं तो ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड नहीं हो रहे तो ऑप्टिकली कैसा होता है, वो एक्टिव होता है। याद रखना, अध्यारोपित होने पर प्रकाशिक निष्क्रिय होता है और अध्यारोपित नहीं होने पर प्रकाशिक सक्रिय होता है। याद रखना, है ना। ओके, कोई डाउट है ना। तो जब किसी सिंपल लाइट को किसी निकोल प्रिज्म से पारित करते हो तो एक पीपीएल प्राप्त होता है। उस पीपीएल का फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे हिंदी में कहता है समतल ध्रुवित प्रकाश। उस समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी सॉल्यूशन से पारित किया जाता है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर पीपीएल अगर प्लेन के राइट साइड में मूवमेंट करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करे, उसे कहते हैं अपन डी फॉर्म कहते हैं, और वही पॉजिटिव में होता है। अगर लेफ्ट साइड मूवमेंट करे उसको एल फॉर्म कहते हैं, और वही नेगेटिव में होता है। ओके, वही नेगेटिव में होता है, वही। ठीक है, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। पूरे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। यस और नो? अरे जवाब दो बेटा, जोर से बोलो। ये आपका इसी तरह से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, जितना आपसे पूछ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। वैसे डीपली तो बहुत ज़्यादा अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे उतना डीपली नहीं पढ़ाना आपको। जितना आपसे पूछ सकते हैं वही बता रहा हूं मैं आपको। बस इतना ही अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपसे 100% पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे सारा पूरे जो दोनों लेक्चर थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत अच्छे समझ में आया, है ना बेटा। यदि आपको समझ में आया लेक्चर, अगर तीनों लेक्चर आपको समझ में आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। आप ऐसे बच्चों तक आप पहुंचाएं जो बच्चे लोग कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उन्हें आप लोग इतनी हेल्प तो कर सकते हैं कि उन तक इस लेक्चर को पहुंचा सकते हो। तो प्लीज़ आप शेयर भी करें। और आपको आगे के टॉपिकों के लिए और आगे की तैयारी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।